नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज राजस्थान की राजधानी जयपुर से आपको सबसे बड़ी खबर बताते हैं। और ये खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि ये खबर है उस सिस्टम की जहां जनता के नाम पानी पीने की योजनाओं पर भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। हज़ारों करोड़ के टेंडर जारी होते हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जब जाँच की परतें खुलती है तो सामने आता है कि जिन हाथों को जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्हीं हाथों पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। यानी कि आज सुबह राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने यानी एसीबी ने राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस दिन महेश जोशी की शादी की 49वीं सालगिरह थी, यानी आज ही के दिन, उसी दिन सुबह करीब 5:30 बजे एसीबी की टीम उनके जयपुर स्थित आवास पर घर पहुंचती है और उन्हें हिरासत में लेकर के चली जाती है। राजनीति में समय कभी भी सामान्य नहीं होता और ये गिरफ्तारी सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि महेश जोशी कोई साधारण नेता नहीं, वे जयपुर से सांसद रह चुके हैं और वे राजस्थान की पिछली गवर्नमेंट में यानी कि पीएचडी विभाग यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मंत्री रह चुके थे। वही विभाग जिसके जिम्मे जनता तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब आरोप यह है कि उसी विभाग में जल जीवन मिशन के नाम पर करीब 690 करोड़ रुपए के टेंडरों में भारी गड़बड़ी हुई है। एसीबी का दावा है कि एक फर्म के मालिक ने इरकॉन इंटरनेशनल यानी कि IRCON के फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके पीएचडी में करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल कर दिए और ये सब बिना बड़े अधिकारियों और जिम्मेदारों के बिना संभव नहीं था। जानकारी ये भी मिल रही है कि जांच एजेंसियां विभाग के भीतर बैठे कुछ लोगों के बारे में पूरी निगरानी रख रही है और ये भी कह रही है कि पूरे सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है कि कागजों में सब वैध दिखे, लेकिन असल में दस्तावेज जाली निकले। जब पीएचडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने इन सर्टिफिकेट्स की जांच करवाई तो पता चला कि ये सभी सर्टिफिकेट फर्जी है। यानी जिस योजना का मकसद गांव-गांव पानी पहुंचाना था, वहां कथित तौर पर फर्जीवाड़े के जरिए करोड़ों का खेल खेला गया। और अब इसी मामले में महेश जोशी पर रिश्वत लेने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अदालत में आरोप साबित होना अभी बाकी है, लेकिन कार्रवाई अभी जिस तरीके से लगातार हो रही है, उसने कांग्रेस के लिए राजनीतिक असहजता ज़रूर बढ़ा दी है। याद रखिए, यही महेश जोशी पिछले साल भी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिसंबर 2025 में करीब 7 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी और अब एक बार फिर वे जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। और इस पूरे मामले में महेश जोशी ही नहीं, बल्कि राजस्थान केडर के चर्चित पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल का नाम भी लगातार चर्चा में है। सुबोध अग्रवाल पीएचडी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहे थे और 1 महीने पहले ही एसीबी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था। फरवरी 2026 में एसीबी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। 18 फरवरी को उनके खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी हुआ और 19 फरवरी को उन्होंने FIR रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मामला बढ़ता गया और 21 फरवरी को उनके वकील ने खुद को केस से अलग कर लिया और आखिरकार 9 अप्रैल को दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी हुई। यानी कि सुबोध अग्रवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी जांच एजेंसी लगातार इस बात को लेकर के इस केस की परतें खोल रही है कि आखिरकार दोषी कौन है। अब तक इस मामले में महेश जोशी और सुबोध अग्रवाल समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें सरकारी इंजीनियर, अधिकारी, विभाग से जुड़े कई अहम लोग शामिल हैं। दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, शुभांशु दीक्षित और सुशील शर्मा, नीरल कुमार और विशाल सक्सेना और अरुण श्रीवास्तव, DK गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी और मुकेश पाठक जैसे बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारियों के नाम इस सूची में शामिल है। जबकि 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनमें मुकेश गोयल, जितेंद्र शर्मा और संजीव गुप्ता के नाम सामने आ रहे हैं। और ये पूरे मामले की जांच कोई अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि साल 2024 की शुरुआत से ही जल जीवन मिशन इस घोटाले की जांच है वो चल रही है। CBI ने अगस्त 2023 से मई 2024 तक इस मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज करवाई। यानी मामला धीरे धीरे राज्य की एजेंसियों से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों तक पहुंच गया है। और अब जब ईडी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में खुल करके बता रही है और आज ईडी ने भी जयपुर में इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं
ईडी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। बेसिकली जो टेंडर अप्लाई हुए थे, जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया था, उसमें टेंडर्स की जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट लगने चाहिए थे, उन सर्टिफिकेट्स के फर्जी होने की सूचना विभाग में आने के बाद उस पर जो सभी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई जानकारी करने के बाद नहीं हुई। जो बेसिकली संबंधित ठेकेदार थे उनको इस तरह से हमने डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी माने जाते तो वो डिस्क्वालीफाई होते थे। उनको फ़ायदा पहुंचाने का बेसिकली पहुंचाया गया। यह आरोप अनुसंधान से प्रूफ हुए थे। ये जो अनुसंधान से प्रूव हुआ उसमें पहले, जैसा कि आपको विदित है, लगभग 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी भी शेष है, जिसके प्रयास जारी हैं, और आज इनको एक को और गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह की जो पद के दुरुपयोग हुए हैं और इस तरह का जो सब ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था, उसके संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है। तफ्तीश अभी जारी है। तो आपने सुना कि ईडी क्या करी है, लेकिन सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो चुका है, क्योंकि जनता अब ये पूछ रही है कि आखिर जल जीवन मिशन जिस योजना को या जिस योजना के जरिए मीठे पानी को पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई गई थी, एक प्लान बनाया गया था, और उसमें अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं या लगते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? नुकसान उस गरीब जनता को होता है जो आज भी पानी पीने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं, टैंकर डलवाती हैं। गांव की महिलाएं आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं, और दूसरी तरफ अगर योजनाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेज से करोड़ों रुपए के टेंडर बांटे जाए तो फिर जनता का भरोसा टूटना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है, और सवाल पूछा जा रहा है कि जब सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारी ही ऐसे मामलों से घिर जाए तो जनता आखिरकार किस पर भरोसा करे। राजनीति में छवि सबसे बड़ी पूंजी होती है, और कांग्रेस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह इन आरोपों से बचे, या फिर इन आरोपों पर जवाब दे, या फिर इन आरोपों के बीच अपनी विश्वसनीयता को बचाए रखे। क्योंकि जनता सिर्फ भाषण नहीं देखती, जनता कार्रवाइयाँ भी देखती हैं। और आज जयपुर में हुई ये गिरफ्तारी आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है, या मुद्दा बन करके सामने आ सकती है। क्योंकि चुनावी राजनीति में भ्रष्टाचार का आरोप सिर्फ अदालत में नहीं चलता, जनता की अदालत में भी चलता है, और वहाँ फैसला बहुत जल्दी सुनाया जाता है। अब आपको आज की दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं, जो बिहार से हैं। और आज बिहार में सत्ता का सिर्फ विस्तार नहीं हुआ, बल्कि संदेशों, समीकरणों और संकेतों की एक ऐसी राजनीतिक पटकथा लिखी गई है जिसे अगर आप सिर्फ कैबिनेट विस्तार समझ रहे हैं तो शायद आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं और इसे गहराई से नहीं देख पा रहे हैं। आज पटना के गांधी मैदान से पूरे देश की राजनीति के लिए एक तस्वीर सामने आई है। गुरुवार को यानी कि आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 22 दिन बाद आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हुआ। 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, और इस शपथ के मंच पर सिर्फ मंत्री नहीं खड़े थे, बल्कि 2026 और 2029 की राजनीति की सामाजिक गणित, जातीय संतुलन और गठबंधन की मजबूरियां और सत्ता के संदेश एक साथ दिखाई दे रहे थे। बीजेपी से 15 मंत्री बनाए गए, जेडीयू से 13 चेहरे शामिल हैं, एलजेपी यानी कि रामविलास को 2 मंत्री पद मिले हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक प्रतिनिधित्व देकर साफ संदेश दे दिया गया है कि एनडीए अब सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि हर सामाजिक समूह को साथ में रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चेहरे की हुई वे थे निशांत कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की। बिल्कुल आपने सही सुना, वही निशांत कुमार जो पहली बार मंत्री बने हैं। राजनीति में लंबे समय से पर्दे के पीछे रहने वाले निशांत को आगे लाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि एक संकेत माना जा रहा है, और बिहार की राजनीति में संकेत कभी छोटे नहीं होते। पहले चरण में निशांत कुमार, श्रवण कुमार और विजय सिंह और लैसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली, और जैसे ही निशांत कुमार ने शपथ ली, कैमरे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ओर घूम गए। यानी कि मंच पर सिर्फ शपथ नहीं हो रही थी, मंच पर रिश्तों की बर्फ पिघलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मुस्कुराते हुए
हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे और बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। यही वह तस्वीर है जिसकी तलाश पिछले कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में की जा रही थी, इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि बिहार की राजनीति में दोस्ती और दूरी दोनों कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन आज गांधी मैदान में जो भी दृश्य दिखा, उसने ये साफ संकेत जरूर दे दिया कि एनडीए फिलहाल पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहता है। और अब जरा इस पूरी कैबिनेट के सामाजिक गणित को भी समझिए। नई कैबिनेट में ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग से 10 मंत्री बनाए गए हैं और ओबीसी वर्ग से 6 चेहरे शामिल है। दलित से 7 मंत्री बनाए गए हैं और स्वर्ण समाज को 9 प्रतिनिधित्व मिला है और मुस्लिम समुदाय से 1 मंत्री को जगह दी गई है। यानी कि 5 महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया है और यानी कि महिला वोट बैंक को साधने की भी एक कोशिश की गई है। यानी ये कैबिनेट सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए नहीं, बल्कि हर जाति, हर वर्ग और हर वोट बैंक को एक राजनीतिक संदेश देने के लिए तैयार की गई है। बीजेपी ने साफ तौर पर ईबीसी और दलित वर्ग पर बड़ा दांव खेला है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण चुनाव नहीं जीते जाते। अब हर छोटा सामाजिक समूह सत्ता की चाबी बन जाता है। और यही वजह है कि इस कैबिनेट में संख्या से ज़्यादा संतुलन पर ध्यान दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अपने 15 मंत्रियों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी जूनियर पार्टनर की भूमिका में नहीं रहना चाहती है। जबकि जेडीयू को 13 मंत्रालय देकर नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को भी बरकरार रखा गया है। यानी एक तरफ शक्ति प्रदर्शन और दूसरी तरफ गठबंधन धर्म, दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। लेकिन राजनीति में तस्वीरें हमेशा कहानी नहीं बताती। असल कहानी उन चेहरों में छुपी होती है जिन्हें जगह नहीं मिली। कई बड़े नेता इस विस्तार से बाहर हैं, कई दिग्गजों की उम्मीदें टूटी हैं और अब आने वाले दिनों में नाराजगी की फुसफुसाहटें भी सुनाई दे सकती हैं। लेकिन बीजेपी में ये बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि नाराजगी हो भी सकती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में मंत्री पद सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का टिकट माना जाता है। और जिन नेताओं को इस बार मौका मिला है, वे आने वाली विधानसभा चुनावों में अपने अपने क्षेत्रों में एनडीए का चेहरा बनेंगे। और यही कारण है कि इस विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि चुनावी तैयारी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस पूरे कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व दे दिया। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार का एक ही मंच पर होना ये दिखाता है कि बिहार को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर है और दिल्ली की सत्ता का रास्ता आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। ये बीजेपी बात अच्छी तरीके से जानती है और बिहार में मजबूत पकड़ बनाए रखना बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतिक ज़रूरत है। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे कार्यक्रम को सत्ता बचाने की कवायद बता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि ये कैबिनेट जनता की समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि जातीय समीकरणों का प्रबंधन है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार की राजनीति में सामाजिक संतुलन ही सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्रा है और जो दल इस संतुलन को साध लेता है वह सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाता है। और आज गांधी मैदान में जो शपथ हुई वह सिर्फ मंत्रियों की शपथ नहीं थी, वह बिहार की अगली राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस चेहरे के अंदर कौन से चेहरे अच्छा काम करते हैं और कौन से नहीं। रहेगी हमारी विशेष नज़र। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।